यस सर। तो कैंसर क्या है? जैसा कि आप जानते हो कि कैंसर पढ़ने से पहले अभी हमने सेल के बारे में पढ़ा है। और जब सेल के बारे में हम पढ़ रहे थे तो इसमें क्या देख रहे हैं बेटा, जो सेल डिवीजन है ना, वो आपने पढ़ा होगा पिछले साल। तो सेल डिवीजन में क्या होता है, ये जैसे आपकी कोई नॉर्मल सेल है, ये ग्रोथ शो करती है तो कैसे करता है, इसका सेल का डिवीजन हो जाता है। ये मिड पार्ट से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और एक सेल से हमारी दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये प्रोसेस आप 9th 10th 11th 12th तक पढ़ते आए हैं। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल। तो सेल जितने भी ऑर्गन्स हैं वो भी सेल से बने हुए हैं। तो कंटिन्यूअसली हम जानते हैं कि एक सेल का लाइफ टाइम पूरा होने के बाद में नई सेल्स रीजनरेट होकर के बनती रहती। तो ये सेल डिवीजन और सेल प्रोलिफरेशन होता है। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए असेंशियल होता है। तो हम जानते हैं कि एक से दो बननी चाहिए, दो से चार सेल बननी चाहिए, चार से फिर 8 या 16 इस तरह सेल्स बनेंगी। ठीक है। तो ये सेल्स का जो फॉर्मेशन है ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ये रैपिडली मल्टीप्लीकेशंस पे डिपेंड कर रहा है। तो इनका मल्टीप्लीकेशंस आपका होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए ये चीजें एसेंशियल है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब अगर मान लो एक सेल से डिवीजन होकर के मेरी 30 सेल बन गई, तो क्या ये नॉर्मल ग्रोथ हो रही है बेटा? नो सर। प्रेजेंटेशन विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है यस सर। सर, हो रहा है हो सर। रहा तो इस तरह से ये जो सेल का प्रोलिफरेशन या डिवीजन आपका हो रहा है वो नॉर्मल से अब नॉर्मल हो जाए, मतलब मल्टीप्लीकेशन एबनॉर्मल हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, मान लो जैसे स्किन है आपकी और स्किन के ऊपर आप पर्टिकुलरली बात करो कि उस स्किन वाले पोर्शंस में आपका क्या हो रहा है। तो अगर वहां मल्टीप्लीकेशन होकर के ग्रोथ आपकी इस तरह से हो गई है तो क्या होगा, वहां पे ऐसा लगेगा कि आपकी कोई गांठ बन गई है ना, जैसे स्किन के ऊपर या हाथ के ऊपर। तो वो क्या कहलाएगा, वो ट्यूमर या कैंसर कहलाएगा। तो कैंसर या ट्यूमर की एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर हम देखें तो कैंसर क्या है, कैंसर इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, कि सेल्स की ग्रोथ एबनॉर्मल होएगी, है ना, वो नॉर्मल ग्रोथ नहीं होकर के अगर एबनॉर्मल हो जाती है तो वो कैंसरियस सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारी बॉडी के अंदर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ कैंसर हो सकता है। अब ये कैंसर बॉडी के अलग अलग पार्ट में कई टाइप्स का हो सकता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ब्रेस्ट के अंदर डेवलप होएगा। स्किन कैंसर जो स्किन से रिलेटेड कैंसर होएगा। लंग कैंसर जो लंग्स में होएगा। कोलन कैंसर जो जीआईटी से रिलेटेड है। प्रोस्टेट कैंसर जो मेल्स के अंदर होएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर। ल्यूकीमिया ये आपका ब्लड कैंसर होएगा। एंड लिम्फोमा, लिम्फोमा जो है वो सॉलिड मास वाले जो कैंसर्स होंगे, है ना, वो आपके होंगे। इसको हम सैरकोमा के नाम से भी बोल लेंगे, ये ध्यान रखना बेटा। तो ये दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है, इसको नोट डाउन कर लेना, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, एक होडकिंस, ठीक है, क्या कहलाएगा, होडकिंस। और दूसरा नॉन होडकिंस। तो इसलिए कई बार आपको डिजीज में होडकिंस और नॉन होडकिंस के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसका मतलब यही है कैंसर, है ना, होडकिंस एंड नॉन होडकिंस कैंसर। ये होडकिंस एंड नॉन होडकिंस कैंसर क्या है बेटा, अगर बन तो वो आपका लिम्फोमा या सरकोमा कहलाता है, वो चीज होती है। और जिसमें सॉलिड मास नहीं बनता है वो नॉन होडकिंस है। जैसे ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर के अंदर जिसको हम ल्यूकीमिया बोल रहे थे, है ना, इसमें ल्यूकीमिया में ब्लड कैंसर है और में है ना, तो उसको हम ब्लड कैंसर बोलेंगे। तो इसमें कोई सॉलिड मास नहीं बन रहा है, सिर्फ ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं उनकी क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो वो आपका एक तरह से नॉन होडकिंस है। और जिसमें सॉलिड ट्यूमर बनता है वो होडकिंस डिजीज या sarcoma कहलाएगा। ये समझ में आ गया बेटा डिफरेंस? के अंदर कई
इसके अलावा जिस बॉडी कर ठीक पार्ट उसके क्या कैन का एक दूसरा नाम और है, और को हम नाम से जानते हैं। ग्रुप डिजीज है जो का ही नियम है, में भी क्या हो रहा है, अनरिलेटेड सेल ग्रोथ हो रही है। अभी हमने कहा कि सेल ग्रोथ होनी चाहिए, सेल डिवीजन होना चाहिए, बट वो अनकंट्रोल्ड हो जाए, इरेगुलर हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए, तो वो कैंसर में कन्वर्ट। कैंसर सेल डिवाइड होती है बट अनकंट्रोलेबल है, वो अनकंट्रोल ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और कैंसर इसी पार्ट में डेवलप हम सिस्टम में जाता है, सिस्टम से वो में जाता है और इस अंदर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, समझ में? तो अभी हमने कहा कि इसको नियोप्लाज्म नाम से भी जानते हैं। तो नियोप्लासिया क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ न्यू ग्रोथ, और न्यू ग्रोथ ऑफ सेल्स इट कॉल्ड नियोप्लाज्म, उसको हम ये बोलते हैं। तो क्या हम दूसरी टर्म ट्यूमर यूज कर सकते हैं? ट्यूमर का मतलब होता है, अब वो स्वेलिंग हो सकती है कि कैंसर सेल्स की वजह से भी हो सकती है या इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकती है। तो कैंसर में होता है, कैंसर आपका लॉन्ग टर्म तक कॉम्प्लिकेशन है इसका। इसका क्यों होता है? तो नियोप्लाज्म इज एन एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू और ग्रोथ विच एक्सीड एंड अनकोऑर्डिनेटेड विथ नॉर्मल टिश्यू ग्रोथ। मतलब अगर जो नॉर्मल टिश्यू या सेल ग्रोथ होनी चाहिए वो नॉर्मल से एक्सेस हो गई है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा नियोप्लाज्म के अंदर, जो कैंसर में कन्वर्ट हो। तो कैंसर अलग अलग बॉडी के पार्ट के हिसाब से, अभी हमने कहा अलग अलग टाइप का, जैसे लंग में डेवलप हो रहा है तो लंग कैंसर, ब्रेस्ट में डेवलप हो रहा है तो ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स में डेवलप हो रहा है तो सर्विक्स कैंसर, स्टोमक कैंसर, कोलन के अंदर डेवलप हो रहा है तो कोलन कैंसर, देन प्रोस्टेट में डेवलप हो रहा है तो प्रोस्टेट कैंसर, जो ब्लड में डेवलप होएगा उसको क्या बोलेंगे? ल्यूकीमिया। जो ब्लड कैंसर का दूसरा नाम है उसका नाम हो जाएगा ल्यूकीमिया। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम कैंसर को कई पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे। तो अब इटियोलॉजी ऑफ कैंसर देखिए। इटियोलॉजी का क्या मतलब होता है बेटा? हमने स्टार्ट में पढ़ा था, कुछ टर्म आपकी यूज होंगी। व्हाट इज इटियोलॉजी? कॉजेज, कि हमें ये डिजीज किस वजह से हो रही है ना, वो इटियोलॉजी होगी। तो अब इटियोलॉजी देखो, कैंसर के कई रिस्क हैं। यहाँ एक आपको ग्राफ दिया गया है, आपको ग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये कंपेरेटिव दिया गया है कि 2004 में जो टोटल कैंसर पेशेंट थे इंडिया के अंदर, वो आपके यहाँ दिखा रखे हैं। कितने थे बेटा? ये देखिए 80 लाख पेशेंट जो हैं उनको कैंसर था। और अभी 2020 है, उसका डेटा सजेस्ट कर रहा है कि ये जो लेवल है ये इंक्रीज होकर के करीब 1 करोड़ से भी ऊपर चला गया। ठीक है, तो डे बाय डे वर्ल्ड, ये हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आपकी सीवियर डिजीज में अगर आप इंक्लूड करो तो कैंसर आपकी आती है। अब अगर हम मेल और फीमेल में देखें तो देखो, ये जो ब्लू कलर वाला जो ग्राफ दिखा रखा है, जहाँ पे भी ये ब्लू वाला तो क्या शो कर रहा है कि मेल को कितना कैंसर हुआ, और रेड वाला जो शो कर रखा है वो फीमेल के अंदर कैंसर शो कर रखा है। तो ज्यादा रिस्क किसको होता है? आप चाहे 2004 से 2020 तक देख लीजिए, फीमेल आर मोर प्रोन फॉर कैंसर एज कंपेयर टू मेल। ये समझ में आ गया बेटा? यस सर।
तो इसके पीछे कारण क्या है? बिकॉज हार्मोनल डिसबैलेंस, है ना। मेल के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस की रिस्क थोड़ी कम होती है। तो हार्मोन की कई कैंसर ऐसे होंगे, अभी हम आगे देखेंगे, जो हार्मोन की डेफिशिएंसी से भी हो सकते हैं और हार्मोन के एक्सेस से भी हो सकते हैं, है ना। तो यदि कमी हो गई हमें किसी हार्मोन की, तो भी वो आपका कैंसर बनाएगा। अगर वो एक्सेस में रिलीज होने लग गया तो भी वो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो स्पेशली कई हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, है ना, या एस्ट्रोजन मॉड्यूलेटिंग रिसेप्टर्स पे जो आपका एक्ट करते हैं, ये सारे आपके हार्मोन्स जो है वो कैंसर प्रोड्यूसिंग है। तो उसमें कई बार एक्सेस या उनकी डेफिशिएंसी दोनों ही कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हम जानते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, दे आर फीमेल सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। तो इस वजह से उनके अंदर रिस्क ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मेल। ये चीज समझ में आ गई बेटा? ये जो डेटा है ये हमारे आईसीएमआर का डेटा है, ये देखो नीचे लिखा हुआ है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, है ना। वो डेटा आपका ईयरली पब्लिश करती है कि किस डिजीज से कितने पेशेंट सफर हो रहे हैं ईयर वाइज। तो अभी हम चूंकि क्या पढ़ रहे हैं, एटियोलॉजी, तो एटियोलॉजी में हम देखेंगे कि कई फैक्टर्स इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है जेनेटिक फैक्टर। प्री जेनेटिक डिस्पोजिशन, इस डिजीज को हम ये भी बोलते हैं। मतलब अगर हमारे पेरेंट्स को ये डिजीज है तो हमारे को भी चांसेस है कि आने वाले टाइम में हमारे को इस तरह की डिजीज डेवलप होने की रिस्क ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो मदर और फादर दोनों ही कैंसर से सफर कर रहे हैं तो उनके जो बीरिंग चिल्ड्रंस हैं उनमें 50% रिस्क डेवलप हो जाता है कि दे विल आल्सो डेवलप कैंसर इन फ्यूचर। इसके अलावा बहुत तरह के जेनेटिक के अलावा कई एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि डे बाई डे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ये व्हीकल से जो आपके एक तरह से पोल्यूशन निकल रहा है या फैक्ट्रीज से निकल रहा है, ये भी हमारे एनवायरनमेंट में फैल रहा है। और अगर हम उनको इनहेल कर रहे हैं तो उसमें कई तरह के टॉक्सिन्स और केमिकल्स होते हैं, वो अब जब हमारी बॉडी में जाके एक्यूमुलेट होंगे तो वो भी कैंसर को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अब हम फैक्टर पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर आपके मेनली रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये आपके फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स दिए गए हैं या एटियोलॉजिकल फैक्टर्स दिए गए हैं। सबसे बड़ा कारण जो है वो टोबैको, आइदर स्मोकिंग या चूइंग। तो 25 से 30% रिस्क इंक्रीज हो जाती है इन पेशेंट्स में जो टोबैको चूइंग या स्मोकिंग कर रहे हैं। फिर अगर आपको कोई इस तरह की डिजीज डेवलप हो गई है जो कैंसर के लिए ससेप्टिबल है, मतलब जैसे हार्मोन लेवल इम्बैलेंस कर दे, ऐसी कोई डिजीज आपको हो गई है, तो उस केस में कैंसर ससेप्टिबिलिटी 5 से 10% कैंसर के लिए ये कारण हो। फिर तीसरा कारण है डीएनए वायरस एंड आरएनए वायरस। अभी हम देखेंगे कि कई तरह के वायरल रिलेटेड डिजीज आपको होती हैं। यदि आपको उस तरह की डिजीज होती हैं तो इन फ्यूचर आपको रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाएंगे कैंसर के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हर्पीज एक वायरस होता है, जो हर्पीज सिंप्लेक्स और हर्पीज कॉम्प्लेक्स दो फॉर्म में हो सकता है। और आगे जाकर के अगर किसी को हर्पीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो ही इज ए मोर प्रोन फॉर कैंसर। देखो 50% रिस्क उसके अंदर बढ़ जाएगी। फिर इन्फ्लामेशन, अभी हमने पढ़ा है कि कोई सेल इंजरी और इन्फ्लामेशन होता है तो वो भी 20% रिस्क कैंसर को बढ़ा देता है। नेक्स्ट फैक्टर इज केमिकल फैक्टर। ये अभी हमने कहा कि एनवायरनमेंट में अगर बहुत तरह के केमिकल्स प्रेजेंट हैं और आप उसको इनहेल कर रहे हो, या जैसे अभी हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं किसान लोग, उसमें भी बहुत तरह के केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं, और वही आप फूड इनटेक कर रहे हो और वो फूड के फॉर्म में आपका अंदर जा रहा है या वाटर के थ्रू आपका अंदर जा रहा है, तो भी वो कैंसर प्रोड्यूसिंग आपका एजेंट होएगा। फिर कुछ फिजिकल फैक्टर्स आपके रहेंगे। डाइटरी फैक्टर में अभी मैंने बता ही दिया कि आप इस तरह की वेजिटेबल्स या फ्रूट खा रहे हो जिसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कैंसर के लिए। यहाँ देखिए अप्रोक्सीमेटली फिजिकल और डाइटरी फैक्टर 10% केसेज में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर ओबेसिटी एंड फिजिकल एक्टिविटी,
मोटापा भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर आपका रहेगा कैंसर के लिए। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं, इनको डिटेल से हम डिस्कस और करेंगे। सर ने आई थिंक आपका अभी लिंक भेज दिया है आकाश सर ने, तो आज अपन वो वाली क्लास तो ले नहीं रह सकते हैं। कल ये बताइए आपके जो